नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं आपको कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.2 के जितने भी प्रश्न 5 प्रश्न हैं, इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं, मैं सभी आपको हिंदी माध्यम में बहुत ही आसान भाषा में अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों अंत तक कृपया बने रहें और यदि आपने प्रश्नावली 1.1 नहीं देखी है, तो सबसे पहले जाकर प्रश्नावली 1.1 को पूरा कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं राधा रानी और गुरुदेव का आशीर्वाद लेके। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ में अपना उत्तर देना है। पहला है हमारे पास में, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों हमारे पास में ये कथन दिया हुआ है, हमें इस कथन की विवेचना करनी, इस कथन के बारे में बताना है कि कथन सत्य है या नहीं है। तो आप जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, वास्तविक संख्या जो हमारे पास में होती है दोस्तों, वास्तविक संख्या में हमारे पास में परिमेय व अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो कि परिमेय व अपरिमेय। दोस्तों परिमेय व अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर ही हमारे पास में वास्तविक संख्या बनती है। इसलिए हमारे पास में उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर यही होगा दोस्तों, उत्तर हमारे पास में इसका आ जाएगा, ये हमारे पास में सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है, इसलिए हमारे पास में यह कथन जो है सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हमारे पास में संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m प्राकृत संख्या है। दोस्तों यदि मैं संख्या रेखा को बना लेता हूँ, दोस्तों यदि मैं अगर अगर मैं मेरे पास में संख्या रेखा बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, तो ये हमारे पास में संख्या रेखा हो जाएगी। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये -1, ये -2, ये -3। तो दोस्तों आपको पता है हम रूट 1 का मान निकाल सकते हैं, रूट 2 का मान निकाल सकते हैं, रूट 3 का मान निकाल सकते हैं, परंतु हम लोग रूट -1 का मान नहीं निकाल सकते, रूट -2 का मान भी नहीं निकाल सकते, रूट -3 का मान भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब भी हमारे पास में वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाता है तो यह संख्या वास्तविक संख्या नहीं रहकर हमारे पास में काल्पनिक संख्या बन जाती है। दोस्तों जब भी इसे ध्यान रखने की बात है, जब भी हमारे पास में अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, यानी वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाता है, तो हमारे पास में वो संख्या वास्तविक नहीं रहकर वह संख्या क्या हो जाती है, काल्पनिक हो जाती है। इसलिए हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में कथन असत्य हो जाएगा। दोस्तों तीसरा प्रश्न मेरे पास में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले प्रश्न संख्या 1 में पढ़ा था, इस प्रश्न में जो हमने पढ़ा था इसके बिल्कुल विपरीत यही प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय और अपरिमेय। तो हम ये कह सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, परंतु हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि दोस्तों वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है, जबकि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वास्तविक संख्या एक प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि ऐसा पॉसिबल संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, संभव नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या भी होगी, इसलिए हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग वापस इसका रिवीजन पुनरावृत्ति कर लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला प्रश्न था हमारे पास में, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कैसे पता चला, उत्तर है हमारे पास में सत्य। चूंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास में दोस्तों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहाँ प्राकृत संख्या, जहाँ m क्या है, प्राकृत संख्या है। मैंने क्या बताया आपको, असत्य है, चूंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल संभव नहीं है। क्या बताया था मैंने आपको, अगर ऋणात्मक संख्या का में अगर वर्गमूल आ जाता है तो आपके पास में मान वास्तविक संख्या नहीं रहकर क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तीसरा हमारे पास में, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, पहले प्रश्न का बिल्कुल उल्टा है। मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनती है, तो हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। दोस्तों हमारे पहला प्रश्न बिल्कुल आपके क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक है कौन कौन से। दोस्तों हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक अगर मानते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया था पूर्णांक जो होंगे हमारे धनात्मक पूर्णांक की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6 ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे हमारे। जिसमें 0 उदासीन होगा, 0 को अगर नहीं लेते हम लोग तो हम लोग 1 से शुरुआत करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक है। क्या इन सबके वर्गमूल अपरिमेय होंगे? तो दोस्तों करके देख लेते हैं, इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं, करके देखते हैं। हम लोग अगर 1 का वर्गमूल करेंगे, 1 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, 1 का वर्गमूल हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? ये एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 1/1 पॉसिबल है, 1/1 मतलब 1 होता है। √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी वर्गमूल 2 क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार अगर हम 3 का रूट करते हैं तो भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। पर दोस्तों यदि हम लोग 4 का वर्गमूल कर देंगे तो हमारे पास में 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो एक बार कभी परिमेय आ रहा है, कभी अपरिमेय आ रहा है, कभी अपरिमेय आ रहा है, कभी परिमेय आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ऐसा सच नहीं है। इसने क्या बोला है? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल है क्या होते हैं? अपरिमेय होता है, जबकि ऐसा सच नहीं है। हमने देख लिया है, हम करके देख लिया है हम लोगों ने, क्योंकि √4 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास में उत्तर 2 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पर ये क्या बोल रहे हैं? अपरिमेय होना चाहिए, नहीं होता है, तो बात झूठी साबित हो गई। हमने इसको उदाहरण भी दे दिया, उदाहरण से भी आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार हम लोग फिर से इसका पुनरावृत्ति यानी रिवीजन कर लेंगे, आपको रिवीजन के बाद में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि क्या है, इसका उत्तर क्या है? नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि √1 का जो मान है, अंडर वर्गमूल 1 का मान क्या होता है? 1 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। √2 यानी वर्गमूल 2 का मान अपरिमेय संख्या है। √3 यानी कि वर्गमूल 3 का मान भी एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 4 का वर्गमूल हमारे पास में 2 है, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको p/q यानी कि 2/1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार √9 का उत्तर क्या आता है? 3 आता है, जो कि क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसको भी हम लोग p/q के रूप में यानी कि 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लोग दोस्तों हमें करने के लिए नए पेज पे आना पड़ेगा, क्योंकि अगला प्रश्न रचना से संबंधित है। तो आइए दोस्तों नए पेज पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों √5 को किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, मैं इसे आपको रचना के द्वारा समझाऊंगा। तो √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमें स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा को खींचना होगा। तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से सीधी रेखा को खींचेंगे। उसके बाद में स्केल की रेखा के बीच वाले भाग को हम लोग O मान लेंगे। उसके पश्चात में हम लोग 1-1 इंच के ऊपर इसके आगे निशान बनाएंगे 1-1 इंच के ऊपर। दोस्तों जैसा ये हो गया हमारा 1 इंच, ये हो जाएगा हमारा दूसरा इंच। ये O से यहाँ पर 1 इंच और ये O से यहाँ पर दूसरा इंच हो जाएगा। ये 1 इंच और ये 2 इंच प्लस का, और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2। यहाँ से आगे की ओर हमारी रेखा चलती चली जाएगी। तो दोस्तों अब हमें √5 को निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 इंच के ऊपर, दूसरे इंच के ऊपर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा, जिसे हम चांदे की सहायता से बनाएंगे। तो चांदे को 2 के ऊपर रख के हमें 90 डिग्री के ऊपर एक निशान बनाना है। उसके पश्चात हमें इसे 1 इंच तक बढ़ाना है, इसे मिला दिया। उसके बाद में 2 को 1 इंच तक बढ़ाना होगा। 2 को हमने 1 इंच तक बढ़ा दिया, इसकी लंबाई हमारे पास में 1 इंच हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 इंच और ये इतना हो जाएगा 1 इंच। अब हम इसे O से मिला देंगे। यहाँ पर O से हमने इसे मिला दिया। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में ये O हो जाएगा। इसको O मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम A और इसे हम मान लेंगे B। तो दोस्तों हमारे पास में OB की जो लंबाई है वही होगी हमारे पास में √5। अब आपको ये जो लंबाई है इसको प्रकार की सहायता से मापना होगा। प्रकार की सहायता से OB की लंबाई को माप लेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर हम लोग एक चाप काटेंगे। जो ये हमारा चाप होगा उसे हम C मान लेंगे। अब हमारे पास में OC की जो लंबाई होगी वही कितनी होगी? √5, जिसे कि हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। तो दोस्तों
ये हमारे पास में √5 की लंबाई ओ से लगाकर सी तक का जो मान है वो हमारे पास में √5 है। अभी √5 क्यों है, आइए इसे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समझते हैं। तो हम लोगों ने √5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है वो तो सीख लिया है, पर अब हमें ये सिद्ध करना है कि हमारे पास में जो रेखा OB है इसकी लंबाई सच सच में √5 है भी या नहीं। इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा समझते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसे लिखा ऐसे जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार दोस्तों कर्ण का जो मान होता है वो होता है रूट ऑफ, अंडर रूट बोलते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। हमारे पास में इस केस में कर्ण का जो मान है वो है दोस्तों कर्ण, और इसमें कर्ण आधार लंब क्या होता है इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे पास में यदि कोई त्रिभुज ऐसा है जिसमें एक कोण उसका 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का कोण मतलब बिल्कुल सीधा कोण, इस प्रकार का यदि हमारे पास में एक त्रिभुज है उसमें जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली जो भुजा यानी कि इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है, और उसके बाद में जो 90 डिग्री का कोण होता है वो लंब होता है, और ये होता है आधार यानी कि बेस जिसके ऊपर टिका हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास में इस केस में ए बी क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास में लंब, ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो हमारे पास में कर्ण कितना है? कर्ण का मान है हमारे पास में OB अंडर रूट ऑफ लंब स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास में? लंब है हमारे पास में AB, यहाँ से लगाकर यहाँ तक जितना भी पूरा क्या है, लंब है, यानी कि AB का स्क्वायर। और दोस्तों हमारे पास में आधार क्या है? आधार है OA यानी कि OA का स्क्वायर। अब हमें OB का मान चाहिए दोस्तों। AB क्या है? लंब, लंब इसका मान कितना है? 1 है, तो इसका मान 1 का स्क्वायर। और हमारे पास में OA यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसका मान कितना है दोस्तों? यहाँ से लगाकर यहाँ तक का मान है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास में OB का जो मान होगा वो 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि OB का मान हमारे पास में कितना आ गया? √5। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। अब अगर मैं आपको और अच्छे से अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, एक बार वापस से रिवीजन करवाना चाहूँ, तो इसको वापस से एक बार देख लेते हैं हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास में ऐसे त्रिभुज के ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगती है जिसमें एक कोण त्रिभुज का कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस प्रकार का त्रिभुज जो होगा, एक कोण 90 डिग्री का, और 90 डिग्री कोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसको बोलेंगे कर्ण, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई इसकी। उसके बाद जो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगेगा, और उसके बाद में आपके इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कर्ण के बराबर। हमारे पास में लंब कितना है? लंब दोस्तों ये रहा, लाइट पेन के साथ में समझेंगे आपके। लंब कितना है हमारे पास में? AB, ये वाला हो गया हमारा लंब। लंब जो है AB है, और आधार क्या है दोस्तों? आधार है OA का जो स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा आधार हो जाएगा, और हमें मान चाहिए OB का यानी कि √5। सही में √5 है भी या नहीं? तो AB का जो मान है हमारे पास में, AB हमने 1 इंच लिया था, 1 इंच मतलब 1 का स्क्वायर। OA का मान हमने 2 इंच लिया था, तो 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि 2 × 2 होता है 4। 1 + 1 का मान होता है 5, अंडर रूट में आ जाएगा 5। तो हमारे पास में उत्तर आ चुका है। इसका मतलब हमारे पास में जो संख्या रेखा पे हमने OB का मान लिया है √5 ही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 4। आइए दोस्तों हम प्रश्न 4 वर्गमूल सर्पिल की रचना को रचना के द्वारा समझते हैं। किस प्रकार से हम लोग वर्गमूल सर्पिल की रचना करेंगे। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से 1 इंच की लाइन खींचेंगे, 1 इंच की रेखा का निर्माण करेंगे हम लोग स्केल की सहायता से। उसके पश्चात में स्केल के एक बिंदु को हम लोग O और दूसरे बिंदु को हम लोग P1 मान लेंगे। उसके पश्चात P1 के ऊपर हम लोग 90 डिग्री का कोण चांदी की सहायता से बनाएंगे। दोस्तों चांदी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद में हम इसे 1 इंच तक मिला देंगे, यानी कि हमारे P1 से लगाकर अगले बिंदु की जो लंबाई होगी वो 1 इंच होनी चाहिए। अब हम लोग दोस्तों O से इस नई वाली बिंदु को मिला देंगे। इस नए बिंदु का मान हम लोग P2 मान चुके हैं। अब उसके पश्चात हम मानते हैं कि ये 1 था,
OP1 की लंबाई जो थी 1 इंच थी, P1 से P2 की लंबाई जो थी 1 इंच थी दोस्तों, उसी के समान हमारे पास में OP2 की लंबाई जो होगी वो √2 हो जाएगी। अब बिल्कुल जैसा कि हम लोग P1 पे किया था, P1 बिंदु पे किया था, उसी प्रकार से हमें P2 बिंदु के ऊपर 90 डिग्री के कोण की रचना करनी होगी। बिंदु P2 के ऊपर हम लोग 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। उसके बाद में स्केल की सहायता से इसको पुनः 1 इंच तक बढ़ा देंगे। नए निर्मित बिंदु का नाम हम लोग P3 मान लेंगे। इसे भी पुनः O से मिला चुके हैं, O से मिला देंगे। नई जो रेखा बनेगी इसकी लंबाई हमारे पास में √3 हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग P3 के ऊपर हम लोग दोस्तों पुनः चांदे की सहायता से 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। दोस्तों पुनः इसे 1 इंच तक मिला देंगे। नए निर्मित बिंदु को P4 मान दे देंगे और उसके बाद में इसे भी O से मिला देंगे। इसका मान हमारे पास में √4 आ जाएगा, √4 जो कि 2 के बराबर होता है दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग 4 के ऊपर 90 डिग्री कोण की रचना करेंगे, P4 के ऊपर। पुनः इसे 1 सेंटीमीटर तक मिला देंगे, 1 इंच तक इसे पुनः मिला देंगे दोस्तों। 1 सेंटीमीटर 1 इंच का ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग 1 इंच से मिला रहे हैं। नए निर्मित बिंदु का नाम हम लोग P5 दे देंगे और उसे भी P से मिला देंगे। अगला जो हमारे पास बिंदु आएगा उसका मान √5 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग P5 के ऊपर आगे 90 डिग्री कोण की रचना करेंगे, √6 आ जाएगा। उसके आगे √7 और √8। ठीक है दोस्तों।